चैप्टर 69 की शुरुआत होती है हमारे बुरे मिंचौल से, जहाँ पर मिंचौल का टीचर उसकी अच्छे से कुटाई कर रहा होता है क्योंकि उसने आज फिर से क्लास को बंक किया। और जब टीचर मिंचौल की अच्छे से कुटाई कर देता है तो वो उसे कहता है, देख मिंचौल, अभी एग्ज़ाम एकदम सर पर है तो क्लास मत छोड़। तो मिंचौल एकदम से कहता है, सर आपको पता है ना मैं क्लास का टॉपर हूँ तो आपको। पर इससे पहले वो कुछ आगे कह पाता, टीचर मिंचौल का कान पकड़ते हुए कहता है, कैसे समझाऊं मैं इस लड़के को, मिंचौल टॉपर को भी मेहनत करनी पड़ती है, इतना तो पता होगा ना। खैर अब तू जा सकता है। एंड जैसे ही मिंचौल सर की ये बात सुनता है तो वो सर को टीज करता हुआ कहता है, हाँ तो मैं भी कौन सा आपके साथ रुकना चाहता हूँ। और ये सुनते ही वो टीचर उसको फिर से पीटने वाला होता है, लेकिन आखिरी में वो मिंचौल को कुछ नहीं कहता। पर जब मिंचौल दरवाज़ा खोलकर जैसे ही जाने वाला होता है तभी पीछे से टीचर कहता है, मिंचौल मुझे तुम पर भरोसा है, सो कीप इट अप। और ये सुनकर मिंचौल बिना कुछ कहे रूम से बाहर आ जाता है और मन में सोचने लगता है, सर भी ना फालतू में ही परेशान करते रहते हैं, उनको सब पता है मेरे बारे में। एंड जब वो ये बात सोच रहा होता है तभी वो अपने दोस्त को देखता है जो कि बहुत ध्यान से घूर घूर कर हमारी प्यारी नाहेजो को देख रहा होता है। और उसको ऐसा देखकर मिंचौल पास में रखी फुटबॉल को खींचकर अपने दोस्त के सर के पास वाले पोल पर मार देता है, जिससे उसका दोस्त एकदम से घबराता हुआ कहता है, फक मिंचौल तू पागल हो गया है क्या। पर मिंचौल उसकी बातों को काटते हुए कहता है, जियोन एक बात बता, तू मेरी बंदी को ऐसे क्यों देख रहा है। तू मेरा दोस्त है इसलिए सिर्फ मुंह से बोल रहा हूँ, अगली बार दोस्त की तरह बात नहीं करूँगा, समझा। और इतना कहकर मिंचौल नाहेजो के पास जाता हुआ चिल्लाता हुआ कहता है, मेरी वाइफ ही मेरा वेट कर रही है क्या। एंड गाइस यहाँ पर मिंचौल उस लड़के को माने जियोन को जानबूझकर और दिखाते हुए नाहेजो के साथ लवी डवी एक्ट कर रहा होता है। और उसको ऐसा देखकर वो लड़का मतलब जियोन चुपचाप बस उन्हें देख रहा होता है। एंड भाई ये लड़का आगे चल के बस कुछ प्रॉब्लम खड़ी ना करे। खैर ऐसे ही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब नाहेजो और मिंचौल साथ में पढ़ रहे होते हैं, नाहेजो मिंचौल को घूर घूर कर देख रही होती है। तो तभी मिंचौल कहता है, नाहेजो मैं जानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ तो तुम्हें। पर तभी नाहेजो एकदम से कहती है, मिंचौल तुम कॉलेज में नए दोस्त बनाओगे। तो मिंचौल हंसते हुए कहता है, हाँ दोस्त तो बनेंगे ही ना। तो तभी नाहेजो फिर से कहती है, तुम लड़की से भी दोस्ती करोगे क्या, और फिर तो तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे ना। एंड ऐसा सुनते ही मिंचौल नाहेजो को हक करता हुआ कहता है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ ना कि लड़की पटाने, तो ज़्यादा मत सोचो, और इतना ही चिंता कर रही हो तो क्यों ना तुम मेरे ऊपर अपना नाम लिख दो कि मैं टेकन हूँ। एंड गाइस ऐसे ही फिर से सीन चेंज होता है एंड हमें मिंचौल के पार्ट टाइम जॉब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका कोवर्कर उसे अपनी शादी का कार्ड देता है, जिसको देखकर मिंचौल चौंकते हुए कहता है, तुमसे कौन शादी करने को तैयार हो गया। पर तभी वो आदमी मतलब उसका कोवर्कर कहता है, हो वेरी फनी, खैर तुम उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले आना। एंड फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उस कार्ड को देखता हुआ मन में सोच रहा होता है, पता नहीं मेरी शादी कब होगी नाहेजो से, पर शादी से पहले घर भी तो होना चाहिए ना, जहाँ पर नाहेजो अच्छे से रह सके, जहाँ पर उसे ठंड ना लगे। एंड जब वो नाहेजो से मिलने उसके घर जा रहा होता है तभी उसे नाहेजो के घर से मारपीट की आवाज़ आती है। एंड जब वो अंदर देखता है वहाँ पर नाहेजो का बाप उसे मारते हुए कह रहा होता है, कहाँ है वो, कहाँ भाग गई वो, उसकी मैं जान ले लूँगा। एंड जैसे ही मिंचौल ये चीज़ देखता है वो बिना रुके नाहेजो के सामने खड़ा हो जाता है और नाहेजो को धीमे से भागने के लिए कहता है। साथ ही मिंचौल नाहेजो के डैड को रोकने की कोशिश करता है, पर वो आदमी मिंचौल को भी मारने लगता है और कहता है,
ये कमीनी अपनी माँ पे गई है, अभी से लड़का पटा लिया है। और ये सारी बातें नाहेजो बस चुपचाप सुन रही होती है। पर तभी मिंचौल नाहेजो को देखता है और नाहेजो को खुश करने के लिए मुस्कुराता है। पर नाहेजो उसको ऐसा देखकर और सैड हो जाती है। और नाहेजो को ऐसा देखकर मिंचौल एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो उसके डैड को एक जोर से धक्का मारता है और नाहेजो का हाथ पकड़ते हुए नाहेजो से कहता है, नाहेजो लेट्स रन अवे। और फिर वो नाहेजो का हाथ पकड़ते ही वहाँ से नाहेजो को लेकर भाग जाता है। एंड गाइस, एक्चुअली में इन्होंने सही में घर छोड़ दिया। भाई अब स्कूल का क्या होगा, लाइफ का क्या होगा, कहाँ रहेंगे कुछ नहीं पता भाई। इसीलिए कहता हूँ प्यार बहुत हार्ड चीज़ है भाई। खैर हम देखते हैं कि नाहेजो मिंचौल से रोते हुए कहती है, तुमने मार क्यों खाई? तो मिंचौल हंसते हुए कहता है, वेल मैं तुम्हारे डैड से फाइट भी तो नहीं कर सकता ना। और इतना कहकर वो मन में सोचने लगता है, अगर मैं फाइट करता तो तुम्हें ही दुख होता। एंड फिर वो थोड़ा शांत रहकर फिर से कहता है, नाहेजो क्यों ना हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाएं। और इतना कहकर वो मन में सोचने लगता है, नाहेजो आई रियली रियली लव यू। मैं तुमसे आज प्यार करता हूँ, कल करता रहूँगा और हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। और तुम्हारे लिए मैं अपना सब कुछ खोने को तैयार हूँ। एंड तभी सीन बदलता है और हमें स्कूल के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंचौल का टीचर उसे गुस्से में कह रहा होता है, मिंचौल तूने ऐसा क्यों किया? बता मिंचौल, तूने ये क्या कर दिया? एंड गाइस, ऐसा ही ये वाला चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 70 की शुरुआत होती है मिंचौल के फ्रेंड जियोन से, जो कि बहुत शौक में होता है जब उसे पता चलता है कि मिंचौल ने किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई ही नहीं किया। वो मिंचौल की इस हरकत को देखकर मन में सोच रहा होता है, मिंचौल तुझे सही में लगता है कि तू कोई मेन कैरेक्टर है? तुझे लगता है कि ये दुनिया तेरे हिसाब से चलेगी? मिंचौल तुझे नहीं पता ये दुनिया कितनी बुरी हो सकती है। पर जिस दिन तू उसे खोएगा उस दिन तुझे पता चलेगा कि तूने ये क्या किया। एंड तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियोन नाहेजो को बात करने के लिए बुलाता है और उसे एक एटीट्यूड के साथ कहता है, हेजू क्या तुझे जीन की फैमिली के बारे में पता है? एंड जीन वही लड़की है जिसने मिंचौल को प्रपोज किया था। खैर जैसे ही नाहेजो ना कहती है, जॉन फिर से एटीट्यूड में कहता है, यू आर सो डम्प हेजू। कितना अच्छा है ना कि कुछ पता ना हो ना, पर तुझे इतना तो पता होगा ना कि तू मिंचौल के लायक नहीं है। वो इतना फेमस है, तुझे लगता है कि वो तुझे अभी वाइफ ही कहता होगा, पर फ्यूचर का कुछ नहीं पता। खैर फॉर योर नॉलेज, तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और इतना कहकर जियोन वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी नाहेजो उसे रोकते हुए कहती है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मे भी मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, पर मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। एंड इससे पहले नाहेजो आगे कुछ कहती, जॉन उसकी बातों को काटता हुआ उसकी आंखों में देखता हुआ कहता है, वो हेजू क्या बात है, मतलब तुम्हें सही में नहीं पता उसने क्या किया? खैर मैंने सुना है कि तुम दोनों ने नया प्लेस ढूंढ लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू डम फॉक्स। एंड गाइस तभी हमें मिंचौल को दिखाया जाता है, जो कि अपने नए प्लेस में सामान शिफ्ट कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, हाँ ये जगह थोड़ी छोटी है और यहाँ ठंड भी लग रही है। खैर ये टेम्पररी है तो अभी के लिए चलता है। एंड गाइस एक्चुअली में ये लोग यहाँ पर 13 साल गुजारने वाले हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। खैर तभी हम नाहेजो को घर आता हुआ देखते हैं, जिसको देखकर मिंचौल कहता है, यो मेरी वाइफ ही वापस आ गई। मैं तो बस अभी पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि मेरी वाइफ ही को किसी ने किडनैप कर लिया है। पर तभी नाहेजो मिंचौल पर सामान फेंकते हुए रोते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए था। क्यों तुमने ऐसा किया? तुम्हें पता है ना तुमने ये क्या कर दिया है? तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था।
मेरा मार खाना तुम्हारी जिंदगी से बड़ा नहीं है। तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों की? एंड गाइस, तुम अगर समझ नहीं पा रहे कि मिंचॉल के कॉलेज ज्वाइन ना करना इतनी बड़ी चीज़ क्यों है, तो एक बार कोरिया का एजुकेशन सिस्टम देखना, क्योंकि भाई वहाँ विदाउट कॉलेज डिग्री जॉब क्या, एक पार्ट टाइम जॉब भी मिलना बहुत मुश्किल है। खैर, तभी हम देखते हैं कि मिंचॉल नाहेजो से कहता है, हेजू तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुमने तो मुझे जीना सिखाया है, तो प्लीज़ मत रो। एंड तभी हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। तो गाइस कंफ्यूज मत होना। एंड प्रेजेंट टाइम में मिंचॉल सोच रहा होता है, वो भी क्या टाइम था ना, जब भी मैं घर पे पैसे लाता था तो हेजू हमेशा रोने लगती थी। आई नो कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसका गुस्सा जब ठंडा होगा तो वो मेरे पास वापस आ जाएगी। एंड भाई यार, मिंचॉल को लेके ना अब मेरे अंदर एक मिक्स फीलिंग्स आ गई है, क्योंकि भाई ये बंदा ना किस्मत से बहुत मार खाया है। एंड मुझे नहीं पता यार क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, पर मुझे तुम्हारी राय जाननी है जो भी ये बातें सुन रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मिंचॉल सही है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करना। खैर, तभी सीन चेंज होता है और हमें हमारी प्यारी नाहेजो को दिखाया जाता है, जो कि ब्योम की शर्ट को देखकर उसकी बातों को याद कर रही होती है, जहाँ पर ब्योम कह रहा होता है, ही मैं अपने कपड़े ले आया। तो हेजू तुरंत ही कहती है, तुम सही में यहाँ पर मूव कर रहे हो? तो ब्योम एकदम से पपी वाला फेस बनाकर कहता है, तो तुम मजाक कर रही थी? तो हेजू उसको ऐसा देखकर कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है। एंड प्रेजेंट टाइम में वो उसके शर्ट को देखकर सोच रही होती है, ये शर्ट एकदम उसकी तरह स्मेल कर रहा है और ये इतना बड़ा क्यों है, इसको तो मैं ब्लैंकेट की तरह यूज़ कर सकती हूँ। वेल, वो जब होता है तो ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड गाइस, इनकी तो मुझे क्यूट सीन देखकर ऐसे जलन सी होती है। आई होप सारे कपल्स मर जाएं। अब ये वाली बकचोदी मत लिख देना कि तुम्हारे मम्मी पापा भी तो कपल्स हैं। भाई मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आंखों में चुभते हैं। तुमने अपनी क्लास में देखा होगा, तुमने अपनी ऐसे जॉब पे देखा होगा और सड़कों पे चलता हुआ देखा होगा, जो अलग से दिखते हैं भाई, उनको देख के गुस्सा आता है। खैर, तभी हमें एकदम रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नाहेजो आधी नींद में होती है। तभी अचानक उसके पीछे ब्योम आ जाता है। गाइस, ये ड्रीम है, अब नहीं फंसता मैं भाई इन सब चीज़ों में। खैर, नाहेजो उसको देखकर कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम आज नहीं आ पाओगे। तो ब्योम कहता है, क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या, अगर मुझे तुमसे मिलने का मन हो तो? एंड वो उसको ऐसे हक करने लगता है और उसको ऐसा देख कर नाहेजो कहती है, तुम आते आते ये क्यों कर रहे हो? तो ब्योम फिर से कहता है, शुड आई स्टॉप, अगर तुम कहोगी रुकने के लिए तो मैं रुक जाऊंगा। और ब्योम को ऐसा देख कर नाहेजो सोचने लगती है, ये इतना अच्छा क्यों है इन चीज़ों में, जैसे कि ये बहुत एक्सपीरियंस वाला हो। एंड तभी नाहेजो को बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती है और वो एकदम से ब्योम को पकड़कर उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है, ब्योम तुम काम क्या करते हो? तो ब्योम थोड़ा पहले चुप रहता है और फिर एक भारी आवाज़ के साथ कहता है, तुम्हें सही में जानना है, पर मुझे लगता है तुम्हें जानकर अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और ऐसा सुनते ही नाहेजो एकदम से घबराते हुए उठती है और तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। एंड ऑफ कोर्स ये मैसेज हमारे प्यारे ब्योम का होता है, जहाँ पर लिखा होता है, अभी काम ख़त्म हुआ मेरा, आई होप तुम अभी सो रही होगी। पर ब्योम की ये सेंड करते ही नाहेजो एकदम से मैसेज सीन कर लेती है और गाइस ऐसे ही ये वाला चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। एंड भाई, ये मैं क्या गंदी गंदी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, किसी लड़की के ड्रीम्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ के साथ। चैप्टर 71 की शुरुआत होती है हमारे प्यारे ब्योम के मैसेज से, जहाँ पर नाहेजो के तुरंत मैसेज सीन करने से ब्योम थोड़ा शॉक हो जाता है और वो लिखता है, इतना लेट हो गया है, तुम सोई नहीं? तो नाहेजो थोड़ा ऑकवर्डली लिखती है, एक सपना था उससे उठ गई, छोड़ो मैं सोने जा रही हूँ। पर गाइस हमें पता है कि वो क्या सपना देख रही थी। और इतना लिखकर नाहेजो अपने सपने के बारे में सोचने लगती है कि क्या सच में उसे ब्योम से उसके जॉब के बारे में पूछना चाहिए कि नहीं।
और वो इसके बारे में बहुत सोचती है, पर आखिरी में हार मानकर सोने चली जाती है। पर हम देखते हैं कि नाहेजो सोने की बहुत कोशिश करती है, पर उसे तो नींद का ना भी नहीं आता। और तभी उसकी नज़र अपने कबर्ड पर पड़ती है, जिसके अंदर प्योम के कपड़े रखे होते हैं। एंड तुम सही समझ रहे हो, वो प्योम की शर्ट को पहन लेती है एंड उसको बार बार स्मेल करके गंदी गंदी बातें सोच रही होती है प्योम के बारे में। और पता है वो क्या सोच रही होती है? आई रियली लव हिज स्मेल, आई वॉन्ट हिम। छी 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 छी, ऐसी भी करती हैं क्या लड़कियां? छी 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 छी। खैर, तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम प्योम को देखते हैं जो कि एक टेडी बेयर को देख रहा होता है और नाहेजो के कल के मैसेज के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसे बुरे सपने आ रहे हैं, और उसको भगाने के लिए वो एक टेडी बेयर खरीदता है। एंड हाँ, वो शायद इस पे दिल बनाने वाला है, जैसे हमारी नाहेजो ने उसके लिए किया था। खैर, ऐसे ही फिर से सीन चेंज होता है और इस बार हम एक कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो कि किसी को बता रहा होता है। तो तुम उसके बारे में पूछ रहे हो? हाँ, वो बहुत ही चार्मिंग था, उसे कौन ही भूल सकता है। प्योम, हाँ वो बहुत ही अच्छा लड़का था। उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो हमेशा तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनता रहता था। हाँ, वो सबका क्रश था। अच्छा, तो तुम प्योम के बारे में पूछ रहे हो? उसे कैसे ही कोई भूल पाएगा। हाँ, हम तो सारे दोस्त मिलके उसे बहुत छेड़ा करते थे। वो सही में बहुत अलग था। आई विश कि हम अभी भी सेम क्लास में होते। एंड गाइस, यहाँ पर हम प्योम के भाई तायहा को देखते हैं जो कि प्योम की कुछ बुराइयां ढूंढने के लिए उसके कॉलेज आया हुआ होता है, पर हर जगह उसे बस उसकी तारीफ ही मिलती है। पर तभी एक लड़की कहती है, अरे एक लड़की थी ना जो प्योम के साथ हमेशा घूमती रहती थी। सारे बच्चे कहते थे कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। पर तभी वहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है, अरे पागल, सबको पता है कि ह्यूजी को प्योम से वन साइडेड लव था। एक्चुअली में वो डेट नहीं कर रहे थे। एंड ऐसे ही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम तायहा को देखते हैं जो कि अपने बॉडीगार्ड से कह रहा होता है, ये ह्यूजी कौन है, जरा पता लगाइयो। एंड फिर हम देखते हैं कि पूरा दिन प्योम की तारीफ सुनते सुनते तायहा इतना गुस्से में होता है कि वो चिल्लाते हुए कहता है, फक मैन, ये कमीना कहीं गे तो नहीं? इसकी उम्र में मेरा 100 बॉडी काउंट था। पर तभी तायहा को एक रियलाइजेशन होती है और वो तेज तेज से हंसने लगता है और कहता है, इसकी कोई ना कोई बंदी तो है, खून कभी बदलता नहीं है। जस्ट लाइक फादर, ये भी कहीं ना कहीं मुंह तो मार ही रहा होगा। एंड गाइस, ऐसे ही फिर से सीन बदलता है एंड हम प्योम को देखते हैं जो कि जे से कह रहा होता है, जे क्या तुम्हें धागा सिलना आता है? तो जे तुरंत ही मुंह बनाते हुए कहता है, सर मैं बॉडीगार्ड हूँ। बॉडीगार्ड तो पता है ना आपको। पर तभी फिर से सीन बदलता है और हम जे को देखते हैं जो कि प्योम से कह रहा होता है, देखो सर, पहले यहाँ से निकालो फिर यहाँ डालो, समझे? एंड गाइस, मैंने पहले भी कहा था भाई, जे इज़ माई फेवरेट। इस पूरे ड्रामा में भाई मुझे जे बहुत सही बंदा लगता है। खैर, ऐसे ही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम प्योम को देखते हैं जो कि जे की गाइडेंस में उस टेडी बेयर पे हार्ट बना रहा होता है, जस्ट लाइक नाहेजो ने उसके लिए बनाया था। और जब प्योम टेडी बेयर पर हार्ट बना रहा होता है, उसे देखकर जे मन में सोच रहा होता है, फक, चेयरमैन और ये सेम क्यों दिखते हैं? इसके हाथ में टेडी बेयर देखकर मुझे डर लग रहा है। और तभी जे उससे कहता है, सर 4 दिन से आप यही शर्ट पहन रहे हो, अब तो उतार दो। पर प्योम तुरंत ही कहता है, उसने दिया है तो नहीं। तो जे फिर से कहता है, सर अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं आपकी हेल्प कर दूं। तो फिर से प्योम कहता है, नो, सिर्फ मैं ही करूँगा ये। फिर जे फिर से कहता है बात बदलते हुए, सर क्या आप उससे मिलने नहीं जाओगे? तो इस बार प्योम तो पहले चुप रहता है, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, नहीं, उसने मना किया है। तो जे मन में सोचता है, पर सर आप तो स्टॉकर हो उसके।
तो प्योम फिर से कहता है उसको देखते हुए, नहीं, मुझे अब एक अच्छे बच्चे की तरह रहना होगा। उसने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे कॉल करेगी अगर उससे कोई परेशानी होगी, तो अब मैं बस उसका वेट करूँगा। और उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर जे बहुत अजीब फील कर रहा होता है और मन में सोचता है, सर, इस दुनिया में जो चीज़ कभी भी बदल सकती है वो एक लड़की का दिल है, और मैं आपको कितना भी समझाऊं आप कभी नहीं समझोगे इस बात को। एंड तभी एक अजीब चीज़ होती है। हम जे को देखते हैं एक फ्यूचर में, हाँ, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में, जहाँ पर एक अंधेरे कमरे में हम जे को देखते हैं जो कि बहुत अलग लग रहा होता है, और वो चुपचाप प्योम को देख रहा होता है जिसकी मरने जैसी हालत हो रही होती है। और उसे ऐसा देखकर वो मन में सोच रहा होता है कि काश मैंने तुम्हें पहले ही रोक लिया होता। एंड गाइस, ये क्या है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि अभी तक जो भी हम स्टोरी देख रहे हैं वो एक्चुअली में पास्ट है, और ये जो स्टोरी है वो जे सोच रहा है। फक भाई, ये क्या प्लॉट है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर जे सोच रहा होता है, ये चेयरमैन और इसका भाई आजकल कोई प्रॉब्लम क्रिएट क्यों नहीं कर रहे। आई होप ये तूफान के आने से पहले वाली शांति ना हो। एंड ऐसे ही फिर से सीन चेंज होता है और हम ह्यूजी को देखते हैं जो कि किसी को गुस्से में कह रही होती है, मैंने कहा ना मुझे परेशान मत करो, मेरी उससे बात नहीं होती, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, तो फक ऑफ। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और एक सैड लुक के साथ प्योम के बारे में सोच रही होती है। पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो इतने गुस्से में होती है कि वो उन लोगों को कहती है, आई थिंक मुझे पता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। एंड गाइस, ऐसे ही ये वाला चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 72 की शुरुआत होती है हमारी प्यारी नाहेजो से, जो कि एक नया प्लेस ढूंढ रही होती है क्योंकि पिछली वाली जगह मिंचोल ने हंगामा कर दिया था। खैर, हम देखते हैं कि नाहेजो जितनी भी प्लेसेस देखती है उनमें से कुछ अजीब होती है और कुछ बहुत छोटी। एंड नाहेजो का बजट इतना कम था कि वो एक एक्सपेंसिव जगह देख ही नहीं सकती थी। पर तभी वहाँ पर जो ब्रोकर होती है वो नाहेजो से पूछती है, अच्छा एक बात बताओ, तुम अकेले रहोगी या तुम शादीशुदा तो नहीं? क्योंकि अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारे लिए प्लेस काफी छोटी पड़ेगी। और ये सुनते ही नाहेजो एकदम से शर्मा जाती है और पता नहीं क्यों उसके मुंह से ये बात निकलती है, हाँ मैं मैरिड हूँ। और इतना कहकर वो सोचने लगती है, मैं ये क्या कह रही हूँ, पर इसको समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। आई थिंक इट्स ओके टू लाई सम टाइम। पर तभी वो ब्रोकर फिर से कहती है, अच्छा फिर तो बच्चे के बारे में सोचा है तुमने? क्योंकि अगर बच्चे करोगी तो ये प्लेस तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ना है। और ये सुनते ही नाहेजो एकदम से सैड हो जाती है और सैड आवाज में कहती है, बच्चे वो प्लान नहीं है। पर गाइस, हमें पता है कि असल में नाहेजो को बहुत बड़ा ट्रूमा है बच्चों को लेकर, क्योंकि है यार। खैर, तभी फिर से सीन चेंज होता है और हम प्योम की सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि प्योम को कुछ डॉक्यूमेंट देने के लिए जा रही होती है। और जब वो उस ऑफिस के अंदर पहुंचती है तभी वो प्योम को देखती है जो कि कोई काम कर रहा होता है। और जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है वहां पर वो एक टेडी बियर देखती है और प्योम उस पे हार्ट बना रहा होता है, वो भी हंसते हुए, जिसे देखकर सेक्रेटरी एकदम शॉक में चली जाती है। एंड ऐसे ही फिर से सीन बदलता है और हम तायहा को देखते हैं जो कि नहाने के बाद मिरर में देखता हुआ कह रहा होता है, शिट, ये लड़कियां भी ना, उसे कहा था कि निशान ना छोड़े, पर वो तो मुझे लॉलीपॉप ही समझ बैठी। और जैसे ही वो वहाँ से अपने रूम में जाने वाला होता है तभी उसका बॉडीगार्ड उससे कहता है, सर, हमने उस लड़की का लोकेशन निकाल लिया है। एंड तभी हमें फिर से थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तायहा कह रहा होता है, तो तू कह रहा है कि वो उससे 10 साल बड़ी है
और उसका डिवोर्स हो रखा है। फक, कहीं मैंने बचपन में उसके सर पे ज्यादा तो नहीं मार दिया। दिस बास्टर्ड इज रियली समथिंग। खैर, मुझे नहीं लगता कि उसे उससे प्यार होगा, वो पक्का टाइम पास कर रहा होगा। शिट मैन, इस बात को तो मैं चेयरमैन को भी नहीं बता सकता। तो तभी उसका बॉडीगार्ड कहता है, तो सर क्या हम इन्वेस्टिगेशन रोक दें? पर तभी ताया फिर से कहता है, ना ना ना, ऐसे कैसे, मुझे भी देखना है ये कौन सी लड़की है जो अपने से 10 साल छोटे लड़के के साथ सो रही है। एंड ऐसे ही फिर से सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि स्मोकिंग के लिए एक गली में जाता है, पर उसका लाइटर काम ही नहीं कर रहा होता। तो वो पास में खड़े एक आदमी से कहता है, कैन आई बोरो योर लाइटर? तो वो आदमी अपना लाइटर उसे देता है और वो और कोई नहीं, ब्योम और जे होते हैं। एंड ये दोनों नाहेजो के वर्क प्लेस के बाहर खड़े हैं। भाई सो मच टॉकिंग भाई। खैर, फिर से हमें नाहेजो के वर्क प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ब्योम का ही मैसेज का रिप्लाई कर रही होती है और रिप्लाई करते करते सोच रही होती है, इतने दिनों से अपार्टमेंट देखने की वजह से मैं ब्योम से मिल भी नहीं पा रही। पर ठीक है, अगर ब्योम को पता चलेगा तो वो हेल्प करने के लिए फिर से कुछ गलत कर बैठेगा। अच्छा है कि ब्योम एक अच्छा बच्चा है, वो ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करता। पहले उसके बताने से पहले उसके कपड़े भी तो साफ करने हैं। पर तभी नाहेजो ये भी सोचती है, पता नहीं मुझे क्या हो गया आजकल। मैंने ही उसे कहा था कि मुझसे अभी ना मिले, पर मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास आए। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे मैसेज करे और मेरे पास रहे। एंड गाइस, उसे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जब भी वो उसके पास नहीं होता तो नाहेजो को अजीब सा लगने लगता है। एंड मैंने पहले भी कहा है कि इसे प्यार हो गया है, आई मीन लवेरिया हो गया है इसे। खैर, तभी हम देखते हैं कि कोई नाहेजो के पास आता है और कहता है, क्या मुझे एक रूम मिल सकता है? तो नाहेजो तुरंत ही कहती है, ऑफ कोर्स, 1 मिनट। और ये कहकर मन में सोचने लगती है कि फाइनली सारे रूम क्लोज हो गए। और फिर वो उस आदमी को कहती है, सर राइट जाकर आपका रूम होगा। पर तभी वो आदमी कहता है, मैम एक्चुअली मैंने सुना है कि ये जगह हॉन्टेड है, तो क्या आप मेरे साथ चलोगे? एंड ऐसे ही फिर से सीन चेंज होता है और हम एक लेडी को देखते हैं जहाँ पर गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो सबको साइड करते हुए दरवाजे को तेज से धक्का देते हुए ऑफिस के अंदर आ जाती है जहाँ पर चेयरमैन खड़ा होता है। एंड जैसे ही वो कुछ कहने वाली होती है, चेयरमैन वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो लेडी तेज आवाज में कहती है, वहीं रुको ताइजू, मैंने कहा वहीं रुको, आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। एंड गाइस, ये और कोई नहीं, चेयरमैन की वाइफ है। खैर, ऐसे ही ये वाला चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। चैप्टर 73 की शुरुआत होती है हमारे प्यारे ब्योम एंड नाहेजो से, जहाँ पर नाहेजो ब्योम से कह रही होती है, बहुत दिन हो गए हैं ना? तो ब्योम बस कहता है और ये सुनते ही नाहेजो मन में सोचने लगती है, बस लगता है सिर्फ मैं ही परेशान हो रही थी इतने दिनों से। एंड फिर वो ब्योम की तरफ देखती है एंड पता नहीं क्यों वो ये सोचने लगती है, इसने ऐसे बाल क्यों रखे हुए हैं और इतने सूट बूट में कौन काम करने जाता है? तो वो गुस्से में कह ही देती है, किसको इम्प्रेस करने के लिए तुम ऐसे सजे धजे हो? और नाहेजो की ये बात सुनते ही ब्योम एकदम से मुस्कुराने लगता है और फिर वो नाहेजो के पास आकर कहता है, आर यू जेलस? तो नाहेजो तुरंत ही कहती है, कौन कह रहा है कि मैं जेलस हूँ? और ये कहकर वो मन में सोचने लगती है, वेल अगर तुम सच में किसी और से बात कर रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम तुम वो काम तो नहीं कर रहे होगे। एंड गाइज, यहाँ पर ये एस्कॉर्ट वाला काम सोच रही है। खैर, जब ये बातें नाहेजो सोच रही होती है तो कहीं ना कहीं ब्योम को ये बातें महसूस हो जाती है कि नाहेजो फिर से कुछ उल्टा सोच रही है। तो वो एकदम से नाहेजो को पकड़ता है और एक अंधेरी गली में ले जाता है। उसे ऐसा देखकर नाहेजो कहती भी है, क्या हुआ? पर ब्योम नाहेजो की बातों को काटता हुआ उसकी आंखों में देखता हुआ कहता है,
तुम ही नहीं हो जो परेशान है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं किसी और के साथ कुछ और भी कर रहा हूँ तो क्यों ना तुम अपना निशान मुझ पर छोड़ दो। और ये सुनते ही नाहेजो को पता नहीं क्या हो जाता है, एंड यस शी स्टार्ट बाइटिंग हिम लाइक रियली रियली हार्ड। एंड पता नहीं क्यों ब्योम को नाहेजो को ऐसा देखकर उसे भी अच्छा लग रहा होता है, और वो नाहेजो को धीमे से कहता है, क्यों ना तुम थोड़ा और ऊपर काटो जिससे सबको आसानी से दिख जाए। एंड गाइस, अब मैं क्या बोलूँ भाई, ऐसे सीन देख के भाई मेरे सर में दर्द होने लगता भाई। ये सारे कपल्स मर क्यों नहीं जाते भाई। खैर, इनके कुत्ते बिल्ली वाले खेल के बाद ब्योम नाहेजो की तरफ देख रहा होता है तो नाहेजो तुरंत ही कहती है, वेल मैं समझ गई कि तुम किसी और से बात नहीं कर रहे। एंड ऐसे ही फिर से सीन बदलता है और हमें चेयरमैन और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर चेयरमैन कह रहा होता है यहाँ आने की वजह। तो चेयरमैन की वाइफ तुरंत ही कहती है, सबसे पहले तो तुम मुझे ऐसे देखना बंद करो। आई एम योर वाइफ, यू नो दैट राइट। छोड़ो, मेरा एग्जीबिशन नेक्स्ट वीक है, बहुत सारे पावरफुल लोग एंड पॉलिटिशियन आने वाले हैं। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं आओगे, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे वहाँ रहे, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि चेयरमैन की बीवी अकेली है और ये अच्छा टाइम है उसे पब्लिक में वापस लाने का। मैं जानती हूँ कि तुम उसे ट्रेन कर रहे हो। चेयरमैन उसकी बातें बस सुनता जा रहा होता है और आखिरी में बस एक ही चीज़ कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और इतना कहकर वहाँ से बाहर जा रहा होता है। वहाँ पर उसकी वाइफ उसे और भी कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है, पर चेयरमैन बिना सुने वहाँ से बाहर चला जाता है। भाई यार, इनका क्या रिलेशनशिप है भाई, ये दोनों क्यों खराब है। खैर, ऐसे ही फिर से सीन बदलता है और हम नाहेजो को देखते हैं जो कि बहुत जगह वर्क के लिए अप्लाई कर रही होती है, पर हर जगह लोग फुल होने की वजह से उसे जॉब मिलने में बहुत मुश्किलें आ रही होती है। और अब धीरे धीरे उसे ये भी लग रहा होता है कि कहीं उसने अपनी पुरानी स्टोर वाली जॉब छोड़कर कहीं गलती तो नहीं कर दी। पर नाहेजो जैसे ही ब्योम के बारे में सोचती है तो उसके मन में बस एक ही ख्याल आता है, मुझे ब्योम के लिए करना ही पड़ेगा। एंड तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फिर से किसी इंटरव्यू के लिए जा रही होती है, पर तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, मैंने कहा ना मेरे लिए कोई लड़का मत देखो, मैंने पहले ही किसी को पसंद कर रखा है और मैं उसी से शादी करूँगी। छोड़ो, आप हमेशा ऐसा करती हो, बाय। और जब नाहेजो यूनारी को देखती है वो डर के मारे छिप जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, मैं क्यों छुप रही हूँ जबकि इन्होंने मुझ पर चीट किया है। एंड इस समय नाहेजो इतना डर जाती है कि वो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगती है। उसने एक टाइम पर सोचा था कि अगर वो उससे कभी मिलेगी तो उससे फेस टू फेस पूछेगी कि तुम किसी डिवोर्स आदमी से कैसे प्यार कर सकती हो, क्या तुम्हें ये करके थोड़ा सा भी पछतावा हुआ या तुम्हें थोड़ा सा भी बुरा लगा। पर अब जब वो उसके सामने है तो वो कुछ भी नहीं कह पा रही उसे। फिर नाहेजो ये भी सोचती है कि शायद वो ये नहीं दिखाना चाहती कि उसकी लाइफ कितनी पैथेटिक है, कि उसमें और मुझ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एंड जब नाहेजो अपनी लाइफ को बुरा भला कह रही होती है तभी उसे ब्योम की बात याद आती है कि उसने उससे कहा था कि यू कैन यूज़ मी ऑल यू वॉन्ट इवन इफ़ यू डोंट लव मी। और इस बात से नाहेजो ये भी सोचने लगती है कि काश ये और मिंचौल भी देख सके कि उसके पास भी कोई अपना है, वो अकेली नहीं है, उसकी लाइफ पैथेटिक नहीं है। एंड जब वो ये सब सोच रही होती है, ये सारी टाइम, ये सारा पल बहुत स्लोली बीत रहा होता है और नाहेजो के मन में बस एक ही ख्याल होता है, प्लीज़ मुझे मत देखना, प्लीज़ मुझसे दूर चले जाओ। एंड जैसे ही यूनारी नाहेजो को बस देखने ही वाली होती है तभी कोई पीछे से नाहेजो को खींच लेता है। एंड ऐसे ही ये वाला चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है गाइस। एंड गाइस, अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग। एक्चुअली मैं बहुत परेशान हूँ एंड सबसे बड़ी परेशानी पैसा है। खैर, आई होप कि तुम्हें ये वाली वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि सारे के सारे मैंने ही वॉइस ओवर किए हैं, तो
एंड हाँ, जाने से पहले प्लीज़ 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 कमेंट कर देना बहुत सारा, और लाइक करना मत भूलना। और क्या कहूँ, लव यू गाइस, बाय।